नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. व्हाट इज H2O2? H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. व्हाट इज H2O2? इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. बच्चों, H2O2 को डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है. ये आपने शायद इनऑर्गेनिक में पढ़ा हो, क्योंकि अगर आप H2O2 को डायरेक्ट लाइट के साथ एक्सपोज कर देंगे, अगर आप उसको ओपन रख देंगे, लाइट में एक्सपोज करके रख देंगे, तो H2O2 डिकम्पोज हो जाता है. क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है और H2O और O2 प्रोड्यूस करता है. इसीलिए अगर हमें उसे डिकम्पोजिशन से प्रोटेक्ट करना है तो उसको डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है ताकि वो लाइट से प्रोटेक्ट हो जाए और वो डिकम्पोज ना हो. तो लेबोरेटरी में H2O2 की जो बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स पे कुछ लेबल्स लगे होते हैं, कुछ स्टिकर्स, कुछ लिखा होता है 10V, 20V, 15V. वो क्या है बच्चों? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम समझने जा रहे हैं H2O2 का. उसका मीनिंग क्या होता है, उस पर जो लेबल्स लगे होते हैं बॉटल पर, वो क्या शो करते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्या एस्पेक्ट है, वो हमें सीखना है. और ये टॉपिक बच्चों सिर्फ H2O2 के लिए ही है, ये बात आप ध्यान रखना. हम ये जो टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओनली फॉर H2O2. ये हमें और कहीं अप्लाई नहीं करना है. ठीक है. H2O2 अगर आपने देखा हो तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है. H2O2 हेयर कलर जब ब्लीचिंग करते हैं तब भी यूज होता है. ठीक है. वो सब अभी हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो सब आप इनऑर्गेनिक में जनरली पढ़ते हैं. हमें यहां इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, जैसा मैंने कहा. ठीक है. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ O2, बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझना बच्चों. वॉल्यूम ऑफ O2 in liter produced by decomposition of unit volume. यूनिट वॉल्यूम मतलब या तो 1 लीटर, अगर आप ये 1 लीटर लेते हो तो ये भी लीटर में होगा, अगर ये 1 ml है तो ये भी ml में होगा. यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 एट NTP और STP इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ. नहीं आया ना बच्चों समझ? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाता हूं. सिंपल सी बात है. एक बॉटल है, उसमें H2O2 भरा हुआ है. ठीक है. उस H2O2 का आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया. ठीक है. उस बॉटल में से 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन आपने बाहर निकाल लिया और आपने उसको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया. जैसे ही वो डिकम्पोज होगा वो O2 प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो O2 का जो वॉल्यूम आपको मिलेगा, O2 का जो वॉल्यूम आपको मिलेगा ना बच्चों, फ्रॉम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, उसको ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं. कैसे? देखो बच्चों, ये एक बॉटल है, इस पे मैंने कहा ना ऐसे स्टिकर्स, लेबल्स लिखा होता है. ये जो 10V है बच्चों, हमें इस 10V का मीनिंग ही एक्चुअली समझना है. दैट V इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका मीनिंग क्या है कि जब आप इस बॉटल में से 1 लीटर 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करवाओगे, क्या करवाओगे? डिकम्पोज करवाओगे, तो आपको कितना लीटर O2 मिलेगा? 10V क्या शो कर रहा है? 10 लीटर O2 आपको फॉर्म्ड, प्रोड्यूस्ड मिलेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो देखो कितनी अच्छी बात है बच्चों. ये जो वॉल्यूम है ये किसका है? ऑक्सीजन का. किससे आया है? ये H2O2 से आया है. कितने से? 1 लीटर से. ये ध्यान रखना है, यूनिट वॉल्यूम के लिए ही डिफाइन होगा हमेशा. हमेशा यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होगा. ये फिक्स्ड है, ये हमें ध्यान रखना है. ये डेफिनेशन चेंज नहीं करनी है, फिक्स्ड है, यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होगा. तो 1 लीटर H2O2 से 10 लीटर O2 का मिलना शो कर रहा है कि H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 10V है. तो मैंने क्या कहा? कितनी बढ़िया बात है. देखो, ये वॉल्यूम किसका है? ऑक्सीजन का. लेकिन इसको कहते क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. क्यों? ये H2O2 की ही तो पावर है, H2O2 की ही तो स्ट्रेंथ है, जिससे आपको 10 लीटर O2 मिल रहा है. तो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का. किससे मिल रहा है? H2O2 से. तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम को ही, ऑक्सीजन के वॉल्यूम को ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं. क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों. एक और देखो आप,
इस बॉटल में 20 VH2O2 लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग हुआ कि जब आप इसका 1 लीटर H2O2 डिकम्पोज करवाओगे तो आपको कितना लीटर O2 मिलेगा? 20 लीटर O2 मिलेगा। अब बच्चों आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो गया, दोनों में H2O2 तो सेम ही होगा। एक ही H2O2 के अलग अलग, मतलब एक ही लीटर H2O2 20 लीटर O2 भी दे रहा है, एक लीटर H2O2 10 लीटर O2 भी दे रहा है। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया? यही तो हमें समझना है बच्चों यहां पर कि एक लीटर H2O2 से कभी आपको 10 लीटर O2 मिल रहा है, कभी 20 मिल रहा है, कभी कुछ और मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है वही हमें समझना है बच्चों। एक्चुअली इन दोनों बॉटल्स में जो H2O2 है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, उसकी मोलैरिटी अलग अलग होगी, उसकी नॉर्मेलिटी अलग अलग होगी। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो उसके थ्रू जो O2 मिलेगा वो भी अलग मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा वही हमें समझना है। एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अभी हम उसको समझेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। अभी आप डेफिनेशन को अच्छे से समझिए पहले कि एक लीटर H2O2 से जितना भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलेगा उस ऑक्सीजन के वॉल्यूम को ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। देखो, लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बी XV। मान लिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का XV है। जैसे देखो मैंने XV की जगह लिखा था 10V, मैंने XV की जगह लिखा था 20V। दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 कैन प्रोड्यूस X लीटर ऑफ O2। देखो वही बात हो गई ना, XV से का मतलब कि 1 लीटर H2O2 से X लीटर O2 मिलेगा। जैसे 10V का मतलब 1 लीटर से 10 लीटर O2, 1 लीटर से 20 लीटर O2। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा, इसी को हम लिख रहे हैं बच्चों XV, और इसी को मैंने यहां लिखा था XV। समझ आ रहा है? अच्छा, यहां NTP और STP का क्या मतलब है बच्चों? अभी हम यहां जो बात कर रहे हैं वो STP पर बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिस पर टेम्परेचर होता है बच्चों कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों प्रेशर कितना होता है? 1 ATM, 1 ATM होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम STP और NTP पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। हम इस कंडीशन पर अभी हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर अभी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम मिलता है 1 लीटर H2O2 से, उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ O2 जो मिल रहा है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये हमारे टर्म्स में हमने लिख लिया कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। क्लियर है? तो ये टॉपिक सिर्फ H2O2 की है, ये खूबी, ये जो बात है सिर्फ H2O2 में ही देखी गई है। क्लियर? इसको और अच्छे से समझते हैं अभी हम। देखिए अब हम रिलेशन निकालते हैं। मैंने कहा ना हर बॉटल में H2O2 का मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी डिफरेंट होगा, इसलिए आपको O2 का वॉल्यूम अलग मिल रहा होगा। वही हमें समझना है। देखिए ये H2O2 डिकम्पोज होता है, H2O और O2 मिलता है। मुझे बताओ यहां H2O2 के अभी कितने मोल हैं? 2। यहां O2 के कितने मोल हैं? अभी 1। कितने मोल हैं? 1 मोल है। ठीक है, यानी 2 मोल H2O2 से कितना मोल O2 मिल रहा है? 1 मोल। ये जनरल बात हो गई। देखो 1 मोल O2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल H2O2। ठीक है, 1 मोल O2 कितने मोल H2O2 से मिल रहा है? 2 मोल H2O2 से मिल रहा है। क्लियर है? अब मान लेते हैं x अपॉन 22.4 मोल ऑफ O2। ये कहां से आया बच्चों? क्या हम जानते हैं 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है STP पर या NTP पर वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये भी हमें याद होना चाहिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोल में पढ़ते आए हैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 22.4 लीटर 1 मोल के लिए है। कितने मोल के लिए है? 1 मोल के लिए है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 लीटर के लिए कितना होगा? 1 अपॉन
22.4 मोल होगा, हाँ या ना बच्चों? देख लो 22.4 लीटर इज फॉर 1 मोल एट एसटीपी, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा 1/22.4 मोल। तो बच्चों x लीटर के लिए कितना होगा x अपॉन 22.4। हमने O2 के वॉल्यूम को लेट कर लिया x लीटर, ठीक है, हमने O2 के वॉल्यूम को लेट कर लिया जो प्रोड्यूस होगा कितना x लीटर। तो दोबारा देखो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है 1 मोल के लिए, ये इसका मीनिंग हुआ। तो 1 लीटर में कितना हुआ 1/22.4, तो x लीटर में कितना होगा x अपॉन 22.4 मोल। तो 1 मोल O2 कैन बी प्रोड्यूस बाय 2 मोल H2O2, तो x अपॉन 22.4 मोल ऑफ O2 कैन बी प्रोड्यूस बाय ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2x अपॉन 22.4। इस तरह से हो गया बच्चों। इसको सॉल्व किया, मेरे पास x अपॉन 11.2 मोल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन आ गया। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि इतना मोल H2O2 से, इतना मोल H2O2 से कितना लीटर O2 मिलेगा आपको, इतना मोल O2 मिलेगा। इतने मोल H2O2 से आपको इतना मोल O2 मिलेगा। क्लियर है, समझ आया क्या? 22.4 के लिए 1 मोल, तो 1 लीटर के लिए इतना, तो मुझे बताओ x लीटर के लिए कितना हो गया x अपॉन 22.4 मोल। इस तरह से हमने लिखा, तो x अपॉन 22.4 मोल O2 के लिए कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। सॉल्व किया, इतना आ गया। आया समझ? ठीक है, क्लियर। हम ये डेरिवेशन ही कर रहे हैं बच्चों एक्चुअली। अब बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास H2O2 के मोल्स आ गए, मैं किसकी मोलैरिटी निकाल रहा हूं, ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो मेरे पास H2O2 सॉल्यूशन के मोल्स कितने आ गए, x अपॉन 11.2। देखो बच्चों, मैंने इसको यहां पे पुट कर दिया, x अपॉन 11.2 आ गया। और वॉल्यूम तो बच्चों फिक्स है, यहां पे आपको 1 लीटर ही रखना है। वॉल्यूम यहां पे फिक्स है, 1 लीटर ही रखना है, ये स्टैंडर्ड है, डेफिनेशन है। तो 1 लीटर वॉल्यूम के लिए मेरे पास कितने मोल आ गए H2O2 के, इतने। अब मेरे पास यहां से रिलेशन आ गया, मोलैरिटी इक्वल्स टू x अपॉन 11.2। क्या आ गया बच्चों, मोलैरिटी इक्वल्स टू, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी इक्वल्स टू x अपॉन 11.2। क्लियर है, देख लीजिए, मोलैरिटी इक्वल्स टू x अपॉन 11। व्हाट इज x हियर, वॉल्यूम ऑफ O2। x क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2, उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब बच्चों इतना कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं। अब आप तो सिंपल बस क्या करो, डायरेक्ट ये रिलेशन याद रख लो बस, आपको कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, वो तो हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए किया। आप इन रिलेशंस को डायरेक्ट ध्यान रखो बस। मोलैरिटी इक्वल्स टू x अपॉन 11.2 एंड व्हाट इज x हियर, इट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। और एक्चुअली ये कौन है, और ये एक्चुअली है वॉल्यूम ऑफ O2। बस यही बात आपको समझनी थी, बस मेन ये रिलेशन अब हमको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी मैं निकाल चुका हूं, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। कैसे होता है, हाउ मेनी रिप्लेसेबल H इन H2O2, हाउ मेनी रिप्लेसेबल H इन H2O2, 2, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 2, इसलिए वैलेंसी फैक्टर हो गया बच्चों इसका 2। सॉल्व किया, x अपॉन 5.6, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो बच्चों आप क्या करोगे, इस रिलेशन को डायरेक्ट लर्न कर लो। अगर आपको ये लर्न है तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, इस रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। याद है आपको बच्चों, हमने स्ट्रेंथ का एक शॉर्टकट रिलेशन निकाला था, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। मेरे पास नॉर्मेलिटी ऊपर अभी मैं निकाल चुका हूं, x अपॉन 5.6। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू H2O2 का मोलर मास निकालोगे बच्चों, कितना आएगा 34। तो H2O2 का मोलर मास 34, वैलेंसी फैक्टर हुआ 2, कितना आ गया 17 ग्राम। इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया। समझ आया, ये स्ट्रेंथ का रिलेशन आ गया, ग्राम पर लीटर में होता है स्ट्रेंथ, जानते हैं हम। अब अगर मैं इस स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ में चेंज करना चाहता हूं, समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, स्ट्रेंथ को मुझे
परसेंटेज स्ट्रेंथ में चेंज करना है। इसकी यूनिट क्या है अभी? ग्राम पर लीटर। अब देखो कितनी बढ़िया बात, मैंने कहा था जब भी आपको परसेंटेज लाना हो और वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम ml में होता है। अब मुझे इस स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ में चेंज करना है, तो वॉल्यूम अभी लीटर में है लेकिन ml में लेना होगा। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो मैं यहां पे क्या पुट कर दूंगा बच्चों? 1 लीटर की जगह अब 1000 ml पुट कर दूंगा। कितना पुट कर दूंगा? 1000 ml। तो मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया। ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं बच्चों परसेंटेज लाने के लिए। तो वॉल्यूम जब परसेंटेज में होता है तो लीटर में नहीं ml में होता है, और 1 लीटर की जगह मैंने रख दिया 1000 ml। और परसेंटेज है, परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो ये चेंज हो गया परसेंटेज में, ये आ गया मेरे पास फाइनल। देख लो आप, ये कट जाएगा, कटने पर ये आ गया। और यूनिट हो गई बच्चों ग्राम पर ml। कितनी बढ़िया बात है कि ग्राम पर लीटर को ml में चेंज कर दिया, परसेंटेज में लाना इसलिए इनटू 100, ये मेरे पास आ गया। तो अगर आप इन दोनों में अच्छे से देखो तो परसेंटेज स्ट्रेंथ, W/V मतलब स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, अगर आप दोनों को अच्छे से देखो तो क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं? देखो अच्छे से, देख लो आप, इन दोनों में सिर्फ इसी बात का तो डिफरेंस है कि अब आप फाइनली ये भी ध्यान रख सकते हो। ये सब अगर आपको नहीं करना हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, एग्जाम में भूल जाओ, तो सबसे बेस्ट ये ध्यान रख लो आप, स्ट्रेंथ में 10 से डिवाइड कर दो, फाइनली आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ मिल जाएगा उस लॉजिक की वजह से। क्लियर है? तो बच्चों हमारे पास टोटल अगर देखा जाए H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, तो टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए? 1, 2, फिर 3, ये वाला 3, और फिर बच्चों ये वाला 4। क्लियर है? समझ आ रहा है? व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? 1 लीटर H2O2 से O2 का जितना भी वॉल्यूम मिलेगा उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। और उसे डिनोट किससे करते हैं? इस X से डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर? समझ आया? अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें और समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, 3.4 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। फाइंड द फॉलोइंग। बच्चों अब इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूले लर्न करोगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहां पे। अब फाइंड द फॉलोइंग: स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है बात। ये स्ट्रेंथ हम जो नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, ग्राम पर लीटर, ये पूरे सॉल्यूशन का होता है। लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ H2O2 का होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो दोनों में ध्यान रखना डिफरेंस है, अलग अलग है दोनों। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हम जानते हैं W/V होता है। मास ऑफ सॉल्यूट मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 ml, लीटर में लाने के लिए अपॉन 1000। स्ट्रेंथ आ गया बच्चों मेरे पास, क्या आ गया? स्ट्रेंथ आ गया। क्लियर है? इजी है। ध्यान रखना ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेंथ है सिंपल। अगर मुझे इसको परसेंटेज स्ट्रेंथ में चेंज करना हो, सपोज मेरे से वो परसेंटेज स्ट्रेंथ भी पूछ ले, तो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया था ना, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू होता है S/10। तो S आ गया मेरे पास 34 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 3.4। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ग्राम पर ml, और इसकी यूनिट थी ग्राम पर लीटर। तो ये देखो प्रैक्टिस भी हो गई हमारी। तो स्ट्रेंथ को अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ में चेंज करना हो तो हम वो लॉजिक सीख चुके हैं, डिवाइड बाय 10 कर दो, ग्राम पर ml हो गया। क्लियर? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, याद है ना ये रिलेशन, ये वही रिलेशन हो गया बच्चों, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये हमने पहले पढ़ा था। अब मुझे यहां से क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? मुझे फाइंड आउट करना है नॉर्मेलिटी। तो इक्विवेलेंट मास को क्या कर दिया? नीचे डिवाइड कर दिया। स्ट्रेंथ हम ऊपर निकाल चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने पढ़ा था 34/2, 17, ये आ गया मेरे पास, नॉर्मेलिटी आ गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? इजी है। ओके, अब मुझे निकालना है बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी X की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो इस 5.6 को इधर ले गए, तो नॉर्मेलिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं, यहां पे पुट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? पुट कर दिया। और 5.6, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया बच्चों? 2 इंटू 5.6 इक्वल्स टू 11.2 V
वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, दैट इज वॉल्यूम ऑफ O2। क्लियर? तो ध्यान रखना ये दोनों डिफरेंट है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द W/V परसेंटेज ऑफ 10VH2O2, मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अब हम परसेंटेज स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन देख ही चुके हैं बच्चों। 10VH2O2 मतलब आपको X की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10 गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं बच्चों, देख लो आप। इट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6 इंटू 17/10। X की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस 10 को बच्चों मैंने यहां पे पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 3.03%। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ इन 20VH2O2। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। अगेन बच्चों ये क्या गिवन है, ये आपको X की वैल्यू गिवन है। अब हम एक एक करके फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो मोलैरिटी क्या बच्चों, मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आया था, X अपॉन 11.2 आया था मेरे पास। X की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20, वो मैंने पुट कर दी, डिवाइड किया, सॉल्व किया। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है बस। दो बातें ध्यान रखनी है कि व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड देयर फॉर्मूले, बस। और फिर डेरिवेशन वगैरह हमने समझ लिया, वो अलग बात है। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू डायरेक्ट मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से भी हम कर सकते हैं। मोलैरिटी मेरे पास आ गया है, वैलेंसी फैक्टर H2O2 का 2 होता है। ओके, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू भी अभी हमने पढ़ा था X अपॉन 5.6 इंटू 17 पढ़ा था फॉर्मूला। X की वैल्यू क्वेश्चन में 20 गिवन है, पुट किया, आंसर आ गया ग्राम पर लीटर में। आ रहा है समझ? अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ भी निकालना हो, सपोज पूछ ले परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बताओ, तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। इसकी स्ट्रेंथ अपॉन 10 कर देंगे तो 60.71 अपॉन 10 कर दो आप, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 6.07%, या आप लिख दोगे इसको ग्राम पर ml। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 3.4 ग्राम पर ml। वही बात बच्चों, अब आपको इस बार X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये रहा वही, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप लोग। इस बार आपको स्ट्रेंथ गिवन है, पुट कर दिया हमने, X की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, सॉल्व किया, आंसर आ गया, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना? तो डिफरेंस भी समझ आ गया कि स्ट्रेंथ एक अलग बात है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक अलग बात है। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ml ऑफ 10VH2O2 सॉल्यूशन। आपको अगेन X की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10, मोलैरिटी पूछ रहा है, करते हैं वही सिंपल फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू X अपॉन 11.2। X मुझे पूछा है, X मुझे गिवन है, मोलैरिटी मुझसे पूछा है, पुट कर दिया। बच्चों एक बात बताओ, इसमें आपको एक कंफ्यूजन लग रहा होगा, सर इस 20 ml का क्या करें? तो बच्चों याद करो मैंने क्या बताया था, H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है, वो फिक्स है, वो स्टैंडर्ड है। आपको उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया 20 ml, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका नो यूज, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसको आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज और ऑलरेडी डिफाइंड फॉर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो ये जो रिलेशन आया था, इसमें कहीं पर भी अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पुट नहीं करना है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है ना? तो ध्यान रखना, सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के लिए ही यूज होता है। पुट किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। वाटर की मोलैरिटी, प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट होती है 55.5 एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। कैसे बच्चों? देखो समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 700 ml H2O2। आपको 700 ml H2O गिवन है।
आपसे वाटर की मोलैरिटी पूछी जा रही है। तो देखो, वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था 1 ग्राम पर ml। मुझे बताओ बच्चों, क्या मैंने बताया था 1 ml का मतलब 1 ग्राम? हाँ, देख लो आप, वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml है। तो 1 ml का मतलब कितना हुआ? 1 ग्राम। तो 700 ml का मतलब कितना हुआ? बताओ जल्दी बच्चों, 700 ml का मतलब कितना हुआ? 700 ग्राम। याद करो, हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया था, है ना? तो 1 ml का मतलब वाटर का 1 ग्राम होता है, तो 700 ml का मतलब हो गया 700 ग्राम। अब मैं मोलैरिटी फाइंड आउट करता हूं। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास 700, वो रहा, मोलर मास 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 700 ml। बच्चों प्योर वाटर है ये, पर ये वाटर जो एक्चुअली प्योर वाटर होता है ये। तो यहां जो वॉल्यूम दिया हुआ है एक्चुअली वो आपको वही डायरेक्ट यहां पे पुट करना है। बस यहां सिर्फ वाटर ही है, सॉल्यूशन में सिर्फ यहां वाटर ही अकेला और कोई नहीं है। तो वॉल्यूम 700 ml, लीटर में चेंज करने के लिए बाय 1000 किया, 1000 अपॉन 18, और 1000 अपॉन 18 आ गया 55.5। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां 700 ml की जगह 800 ml कर दूं तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। यही हम वहां बात कर रहे थे, हमेशा सेम रहेगी। क्यों? अगर आप यहां 800 ml कर दोगे तो हो जाएगा 800 ml के लिए 800 ग्राम। तो फिर आप यहां पुट करोगे 800, वॉल्यूम भी 800, अगेन क्या आएगा? 1000/18। तो आप यहां वैल्यू कितनी भी चेंज करते जाओ, बार बार ये कट जाएगा। तो मोलैरिटी प्योर वाटर की हमेशा रूम टेम्परेचर पर फिक्स आएगी, कांस्टेंट आएगी 55.5। क्लियर? अगर आप मैं यहां दे देता आपको 700 ग्राम, बात तो वही हो गई बच्चों। अगर मैं आपको 700 ग्राम दे देता तो मास तो मैं पुट कर देता 700 ग्राम। फिर मैं क्या लिखता कि 700 ग्राम का वॉल्यूम 700 ml। अगेन वही बात होगी, यानी कि वाटर की वैल्यू कितनी भी दे दे, वाटर का मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा 55.5। क्लियर? समझ आई बात? इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीपीएम का यूज बता रहे हैं हम कि पीपीएम जनरली कहां यूज होता है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस लाइक पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन सी वाटर। सी वाटर में जो सॉल्ट होता है वो जनरली पीपीएम में एक्सप्रेस किया जाता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस जैसे कि पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत बच्चों डाइल्यूट होता है, उसमें क्वांटिटी जो होती है ना पॉल्यूटेंट्स की वो एक्चुअली बहुत कम होती है ओवरऑल, इसलिए उसको पीपीएम में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, ये तो यूज हो गया। दोज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। याद करो ये बात हम पढ़ चुके हैं, बस यहां पर हम इसको अलग से लिख रहे हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन सब में वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, इन सब में वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार इसको यहां पे लिख भी सकते हैं अच्छे से। ओके, क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आया? अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा वेपर प्रेशर। आगे का पूरा चैप्टर बच्चों हमारा वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वेपर प्रेशर को भी समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक, एक डेफिनेशन को समझना होगा, दैट इज इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, जो हम बचपन से वैसे पढ़ते तो आए हैं, लेकिन अब हम उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इवोपोरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं बच्चों। बॉइलिंग अकर्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एक बर्तन यानी यूटेंसिल में आपने पानी भर दिया, एक बर्तन यूटेंसिल में आपने पानी भर दिया, ठीक है। अब आपने उसमें हीटिंग स्टार्ट नहीं की, आप उसको भी गर्म नहीं कर रहे हो, आपने अभी उसको गर्म करना स्टार्ट नहीं किया है, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है। तो बच्चों क्या अभी उसमें बबल्स बनना स्टार्ट होंगे? क्या उसमें अभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी? नहीं होगी। तो बच्चों अभी उसमें क्या हो रहा है? अभी वो रूम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर में उसमें क्या हो रहा है ना, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस से, कहां से?
सरफेस से इवोपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इवोपरेट हो रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, जो बहुत कम होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जो हमें इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। दैट इज नोन एज इवोपरेशन। तो वो तो हुआ इवोपरेशन, जब आपने अभी हीटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, नॉर्मल है, इवोपरेशन हो रहा है। तो इवोपरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग की। अब मैंने क्या किया, उस बर्तन में जो पानी भरा हुआ है, यूटेंसिल में जो वाटर भरा हुआ है, उसको गर्म करना शुरू किया। क्या? उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, उसकी हीटिंग बढ़ाना शुरू की। जैसे ही आप पानी को बर्तन में भर के रखते हो और गर्म करना शुरू करते हो, तो क्या स्टार्टिंग में ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों? अगर आपने डेली लाइफ में देखा हो तो नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, उसके बाद ही लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है। जैसे मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो वाटर के केस में क्या होता है, आपने पानी को बर्तन में भर के रख दिया, उसकी हीटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे आप उसकी हीटिंग स्टार्ट करोगे, पानी जस्ट बॉईल होना स्टार्ट अभी नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है, लिक्विड एनर्जी अब्सॉर्ब, आप गर्म कर रहे हो, लिक्विड एनर्जी अब्सॉर्ब करता जा रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता जा रहा है, आप गर्म कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली हीटिंग आपका ऑन है, एनर्जी अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्या बच्चों? जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और लिक्विड यानी वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिक्विड के जो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल्स हैं, बॉटम पर, बीच में, ऊपर पर, सारे मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। 100 डिग्री सेल्सियस पर सभी की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर सभी की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो नीचे से ही पार्टिकल्स क्या एनर्जेटिक हो गए हैं, मोशन स्टार्ट हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बबल्स ऊपर आने लग जाते हैं। जो आप डेली लाइफ में पानी जब गर्म करते हैं तो हम देखते हैं पानी झट से बॉईल नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है। और जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो आपने देखा होगा बबल्स सिर्फ ऊपर नहीं नजर आते हैं, सिर्फ बीच में नजर नहीं आते, बबल्स नीचे से ही शुरू हो जाते हैं। थ्रू आउट द लिक्विड बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज अकर्स ओनली एट फिक्स टेम्परेचर, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। फिक्स टेम्परेचर पर ही होता है। अकर्स विद इन लिक्विड, ये पूरे लिक्विड में होता है। सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल बबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बबल्स अपीयर। इवोपोरेशन में मैंने क्या कहा था, आपने पानी को बर्तन में भर के रख दिया, गर्म करना शुरू नहीं किया, हीटिंग नहीं कर रहे हो आप अभी, तो उसमें क्या हो रहा है ना, सरफेस से पार्टिकल्स इवोपरेट हो रहे हैं। क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के एक्सपोज्ड हैं, इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और आप बाहर से गर्म तो कर नहीं रहे हो इवोपोरेशन में, नॉर्मल आपने रखा हुआ है, तो जो एनर्जी उनकी नॉर्मल है, उस नॉर्मल एनर्जी से वो इवोपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम सरफेस। और जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो सराउंडिंग से कम एक्सपोज्ड हैं। तो सरफेस से पार्टिकल्स इवोपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये प्रोसेस सिर्फ सरफेस पे होता है, इसमें बबल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि आप इसमें गर्म नहीं कर रहे हो। देखो इस तरह से बच्चों, देखिए बॉइलिंग में क्या हो रहा है, आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो गए। देखो हर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वेपर्स बना रहा है, बबल्स बना रहा है, ऊपर उड़ता जा रहा है। दैट इज बॉइलिंग। इसमें क्या हो रहा है, आप हीटिंग नहीं कर रहे हो, गर्म नहीं कर रहे हो, तो देखो नीचे वाले पार्टिकल्स एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने नीचे से गर्म तो किया ही नहीं। कितनी अच्छी बात है, नीचे से गर्म नहीं कर रहे हो, इसलिए नीचे के पार्टिकल्स एक्साइटेड एनर्जेटिक नहीं हो रहे हैं। यहां आप नीचे से गर्म कर रहे हो तो सारे पार्टिकल्स एनर्जेटिक हो रहे हैं। तो इसमें सिर्फ जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, आप अच्छे से देखो, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ एक्सपोज हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इवोपरेट होते जा रहे हैं और वेपर्स बनाते जा रहे हैं, लाइक दिस।
कैसे, किस तरह से बच्चों, लाइक दिस। तो वो क्या बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं। इस तरह से बच्चों वो वेपर्स फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, वेपर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वेपर फॉर्म हो गई। सिर्फ कहां से फॉर्म हो रही है, सरफेस से। इसमें थ्रू आउट द लिक्विड होती है, इसमें सिर्फ सरफेस से। क्यों, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स एक्सपोज्ड हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर। अब ये वेपर्स ऊपर चले गए, कहां चले गए, ऊपर। अब कंटेनर अगर ओपन हुआ तो पार्टिकल्स इवोपरेट हो जाएंगे, बाहर एस्केप हो जाएंगे। लेकिन हमने अभी कंटेनर को कर दिया क्लोज्ड। क्या कर दिया, कंटेनर को हमने कर दिया बच्चों क्लोज्ड। तो ये जो पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं, देखो सरफेस से जो पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं, आप अगर अच्छे से देखो तो वो पार्टिकल्स वापस नीचे भी आ रहे हैं। जो पार्टिकल सरफेस से इवोपरेट हुए थे वो पार्टिकल वापस नीचे आ रहे हैं, क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएंगे, वो पार्टिकल वापस नीचे आएंगे। और जब वो वापस नीचे आ रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, अभी उसकी हम बात अलग से करते हैं, पहले ही समझ आ गया। बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होता है, सारे पार्टिकल्स बबल बनाते हैं क्योंकि आप गर्म कर रहे हो, सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। ये सिर्फ सरफेस पर होता है क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स एनवायरमेंट के एक्सपोज में है। नीचे से गर्म नहीं कर रहे हो तो ये वाले पार्टिकल्स गर्म नहीं हो पाते हैं, इसलिए सिर्फ सरफेस से इवोपरेशन होता है, मतलब इवोपरेशन होता है, बबल्स बनते हैं, अंदर नहीं बनते हैं, सिर्फ सरफेस पे बनते हैं। दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक है बच्चों। क्यों है दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक, मुझे बता सकते हो आप, वाई बोथ प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक। देखो यहां गर्म कर रहे थे, सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज एंडोथर्मिक। यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरफेस के पार्टिकल्स सराउंडिंग से तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। आप गर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन वो नॉर्मली सराउंडिंग से तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज एंडोथर्मिक। इवोपरेशन का कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, जैसे कपड़ों का सूखना। आप कपड़ों को गर्म तो नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, हीटिंग तो नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहा है। एक पोछा लगाया आपने, जब आप पोछा लगाते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो पानी पूरा सूख जाता है, उड़ जाता है, यानी कि आप वहां गर्म तो नहीं कर रहे हो, दैट इज इवोपरेशन। ये सब इवोपरेशन के डेली लाइफ के एग्जांपल्स हुए। क्लियर है, समझ आया ये। अब हम बच्चों बात करते हैं वेपर प्रेशर की। किसकी, वेपर प्रेशर, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं बच्चों, देखो जो मैंने आपको भी बताया कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, क्या, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमने बात समझी। और इवोपरेशन जनरली कहां से होता है, सरफेस से होता है। क्यों होता है सरफेस से, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है, यहां जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी से जनरली ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स एक्सपोज्ड है, बाहर से एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है। और अभी आप बाहर से गर्म नहीं कर रहे हो, नॉर्मल है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा हुआ है आपने। क्या बच्चों, टेम्परेचर भी अभी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, आप गर्म नहीं कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जब गर्म नहीं कर रहे हो तो जो नॉर्मल टेम्परेचर उनको मिल रहा है वो मिल रहा है कंटिन्यूअसली। क्लियर है। तो लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है बच्चों। ओके, एक बात। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, हम यहां जो लिक्विड लेते हैं वो लिक्विड हम वॉलेटाइल लेते हैं। आप इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखो, जब भी लिक्विड टर्म आ गया तो इसमें इट मींस वो वॉलेटाइल है, इट मींस वो वॉलेटाइल है। हम यहां इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में लिक्विड वॉलेटाइल ही लेते हैं। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल। तो बच्चों वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो पेट्रोल को आप रख दो, ठीक है, एक्सपोज कर दो, ओपन करके रख दो पेट्रोल के कंटेनर को, धीरे धीरे उसमें इवोपरेशन होता है, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स इवोपरेट होते जाते हैं, दैट इज इवोपरेशन, दैट इज वॉलेटिलिटी। तो हवा में उड़ना, आप गर्म नहीं कर रहे हो, अपने आप स्पॉन्टेनियसली होना, स्पॉन्टेनियसली, इजीली फिजिबल है, दैट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इवोपरेशन, दैट इज वॉलेटिलिटी, है ना। पानी के साथ भी ऐसे, ये पानी को आप रख दो, उसके पार्टिकल्स भी इवोपरेट होते जाएंगे, उड़ते जाएंगे धीरे धीरे, दैट इज वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल लिक्विड का एक्चुअल मीनिंग हुआ लिक्विड विच कैन फॉर्म वेपर्स,
लिक्विड विच कैन फॉर्म वेपर्स एंड कैन इवोपरेट। तो हम यहां जो लिक्विड लेते हैं बच्चों वो वॉलेटाइल लिक्विड लेते हैं। कौन सा लिक्विड लेते हैं बच्चों? वॉलेटाइल। क्लियर? तो एक बात हो गई। अब मैंने क्या कहा, अगर ये कंटेनर ओपन होता तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके बाहर एस्केप हो जाते, लेकिन हमने कंटेनर को कर दिया बच्चों क्लोज्ड। क्या कर दिया? कंटेनर को हमने किया हुआ है अभी क्लोज्ड। तो अब लिक्विड जो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर आ रही है, देखो ये जो वेपर्स फॉर्म हो रही है बच्चों ये वाली, क्या ये वेपर्स अब बाहर एस्केप हो पाएंगी? क्या ये बाहर उड़ पाएंगी? क्या नहीं, क्योंकि कंटेनर बंद है। तो अब क्या होगा, ये जितनी भी वेपर्स बच्चों यहां पे फॉर्म हो रही है ना, ये सारी वेपर्स बाहर नहीं जा पा रही हैं क्योंकि कंटेनर बंद है। तो ये आपस में ही क्या करने लग जाएंगे? कॉलिजन्स। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था, गैस यानी वेपर्स के मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन्स होते हैं ना, कॉलिजन्स। तो यहां पर भी वही है, गैस या वेपर्स के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? यहां पे कॉलिजन्स होंगे, आपस में टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, आपस में कोलाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर कंटेनर बंद है, ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, कंटेनर क्लोज है, आपस में कोलाइड करेंगे। अब कॉलिजन की वजह से पार्टिकल्स क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कॉलिजन की वजह से बहुत कम हो जाएगी वो नीचे गिरते जाएंगे। क्या? वापस वो पार्टिकल्स नीचे गिरते जाएंगे बच्चों। वो पार्टिकल जब वापस नीचे गिरते जाएंगे ऐसे, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कंडेंसेशन। तो वेपर्स का वापस लिक्विड में आ जाना, दैट इज कंडेंसेशन। क्लियर है? तो लिक्विड का वेपर्स में बनना, इवोपरेशन। वेपर्स के कॉलिजन्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिनकी एनर्जी कम होती है वापस नीचे आते जाते हैं, धीरे धीरे फिर सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आते जाते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। क्लियर? तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, पहले इवोपरेशन हुआ या कंडेंसेशन हुआ? पहले इवोपरेशन हुआ। पहले लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा ना, उसके बाद ही तो वेपर्स वापस लिक्विड में आएंगे, उसके बाद ही तो कंडेंसेशन हुआ। तो देखो बच्चों कि पहले इवोपरेशन होता जा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर वेपर्स वापस नीचे आने, दैट इज कंडेंसेशन। बच्चों थोड़ी देर बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, जितना लिक्विड वेपर में उतनी ही वेपर वापस लिक्विड में, यानी दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी। रिवर्सिबल प्रोसेस है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, प्रोसेस रिवर्सिबल है। और जब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम तो आता ही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और बच्चों इस इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स हैं लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही हैं, भाई वेपर्स जब वापस नीचे आएंगी तो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी, कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर लगाएंगी, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। समझ आई बात? क्या समझ आई बच्चों? कि जब लिक्विड वेपराइज हुआ, वेपर्स वापस नीचे आई, एक टाइम ऐसा आया इक्विलिब्रियम आया, उस इक्विलिब्रियम पर वेपर्स के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, कहां पर? इक्विलिब्रियम पर, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन हुई? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। कौन? लिक्विड और वेपर्स जब इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, जब दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में वेपर्स के थ्रू यहां जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। लेकिन कब? जब इक्विलिब्रियम हो, इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल्स टू हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है? ओके देखो इसको ग्राफ से भी समझते हैं बच्चों हम। इनिशियली मैंने क्या कहा, हमारे पास सिर्फ इवोपरेशन था, पहले सिर्फ लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, कांस्टेंट टेम्परेचर था इसलिए इवोपरेशन कांस्टेंट था, कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स इवोपरेट होते जा रहे थे। जब पार्टिकल्स इवोपरेट हो गए, वेपर्स बन गई, उनमें कॉलिजन्स हुआ, फिर नीचे पार्टिकल्स वापस टकराने लग गए, नीचे आने लग गए, यानी फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। फिर धीरे 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 कंडेंसेशन बढ़ता गया,
फिर बच्चों एक टाइम ऐसा आया, क्या आया, एक टाइम ऐसा आया जहां पर इक्विलिब्रियम मिल गया, यानी जिस रेट से इवोपरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम मिल गया। इस इक्विलिब्रियम पर जो हम प्रेशर की डिफिनेशन की बात कर रहे हैं उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? ओके। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों? कि प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, अप डाउन, क्या, डाउन से अप, फिर अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन, प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर है? तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि सिंपल इन शॉर्ट बात करें कि जब वेपर्स और लिक्विड की रेट इक्वल हो जाती है, यानी इवोपरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब वेपर्स के थ्रू जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लग रहा है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही डिफाइन होता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, वाटर लिक्विड को आपने क्या किया, इवोपरेशन के लिए रख दिया, गर्म नहीं कर रहे हो, नॉर्मली इवोपरेट हो रहा है। तो बच्चों वाटर लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, दैट इज इवोपरेशन। फिर वापस बैकवर्ड आना, दैट इज कंडेंसेशन। रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम आएगा और जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जो पढ़ते थे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने यहां केपी लिखा है, क्यों? क्योंकि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं, दैट इज केपी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है वेपर यानी गैस, तो उसका प्रेशर होगा, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ लिक्विड। और बच्चों यहां जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो प्योर है, इसके साथ और कोई मिक्स नहीं है, प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये बात पढ़ते हैं, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 1। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया बच्चों। क्लियर है? तो देखो कितनी बढ़िया बात है, इक्विलिब्रियम पर ही हम सिर्फ केपी को डिफाइन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर जो केपी है वो किसके इक्वल है? वेपर्स के प्रेशर के इक्वल है। इक्विलिब्रियम पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो वेपर्स के प्रेशर के इक्वल है, उसी को तो क्या कहते हैं हम? वेपर प्रेशर। तो कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा रिलेशन आया कि सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, केपी सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होता है, तो इक्विलिब्रियम पर वेपर्स का प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर है? ओके, समझ आई बात? अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको याद आ रहा हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो जो केपी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पर। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट तो केपी कांस्टेंट, तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, अब आप गर्म करना शुरू कर दो, बॉइलिंग करना शुरू कर दो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केपी भी इंक्रीज होगा, और केपी इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये बात अभी हम अलग से पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में। क्लियर है? समझ आ गई बात सारी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीजें हैं, अच्छे से इसको नोट करो, समझो बच्चों। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चों।